हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जैक बोर्ड क्लास 12 साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों का जो मॉडल प्रश्न होता है वो सारा जारी कर चुका है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आया हुआ है और उसको एक एक करके हम आप लोग को सॉल्व करके देते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले से बोर्ड पर लिख कर रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि when an electric dipole is placed in uniform electric field it experience, मतलब इसका क्या हुआ ना कि जैसे ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा गया तो उसमें क्या होता है। तो अगर डाइपोल को रखेंगे तो डाइपोल क्या होता है ना कि वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि उसमें फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसका मतलब रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन मूवमेंट को क्या बोलते हैं? टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? टॉर्क। तो आपका ऑप्शन है बी नंबर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। two charge sphere are separated by a distance d exert a force F on each other। मतलब इसका सिंपल सी बात है, ऊपर वाला क्वेश्चंस को हम रफ करते हैं थोड़ा। ये देखो, अब देखो, अब जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझो, इसमें दो चार्ज स्क्वायर है। ठीक है, मान लेते हैं अगर दो चार्ज स्क्वायर आपका दिया हुआ है तो Q1 और एक ले लेते हैं हम लोग Q2। ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? D दिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस D, और बीच में फोर्स कितना लगता है? F। ठीक है, आराम से समझो। उसके बाद बोल रहा है कि अगर वही चार्ज को हम डबल कर दें, उसी चार्ज को क्या करें? डबल, यानी 2Q1 और इसका ले लेंगे 2Q2, और दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ना वो भी डबल किया गया है। देखो, उसके बाद बोल रहा है कि आपका कितना फोर्स आएगा, तो डिस्टेंस को भी हमने 2D कर दिया। ठीक है, और यहां पर हमें फोर्स निकालना, तो हम लोग इसको F डैश मान लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो, करना क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। तो इसी पर पुट करेंगे। सपोज F इक्वल टू 1/4πε0, है ना। Q1 पहला चार्ज, दूसरा Q2 और डिस्टेंस कितना है? D, तो मान लेते हैं D स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा फोर्स है मेरा F डैश जो निकालना है, तो 1/4πε0 Q1 का वैल्यू कितना है? 2Q1 इंटू 2Q2 और डिस्टेंस कितना है? 2D, तो 2D का होल स्क्वायर होगा भाई। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब देखो, अब करना क्या है यहां पर? इसको आसानी से पुट करना, रेशियो निकाल लो F बाय F डैश। तो देखो यहां पर इसका वैल्यू कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास बचता क्या है? Q1 इंटू Q2 डिवाइड D स्क्वायर, और ये जो 2D स्क्वायर है ये 4D स्क्वायर के रूप में ऊपर चला जाएगा, तो 4D स्क्वायर ऊपर चला गया, और 2 देखो 2Q1 इंटू 2Q2 नीचे आ गया, तो ये भी कैंसिल मेरा हो गया ना। उसके बाद देखो, तो 2 दूनी 4, D स्क्वायर का भी कैंसिल, तो आपके पास कितना है? देखो 2 नीचे है, ये भी कैंसिल करो, तो वैल्यू कितना है? 1। इसका मतलब हो गया कि F बाय F डैश इक्वल टू आ गया 1। तो सीधा मेरा आंसर, हमको F डैश निकालना था, तो यानी F डैश इक्वल टू क्या आ गया? F। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F है। ऑप्शन में देखो F होगा, ए नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आपके लिए एक देखो, इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है ना। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हम थोड़ा ऊपर रफ करते हैं। ये देखो, यहां पर बताते चलते हैं। ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी निकालना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, तो एक फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 बाय R इंटू कॉस थीटा। बस इसको दिमाग में रखो। ठीक है, अब यहां देखो, इंटू क्या है? कॉस थीटा। तो अब सिंपल सा बात क्या करना है, आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर cos 90, तो cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन, मतलब कि अगर बोल रहा है ना कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटर से रिलेटेड, कि अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दिया गया तो क्या क्या चेंज होता है। मतलब पहला ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीजेस, दूसरा एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीजेस, नन। सिंपल सा बात है, ऐसे रटना नहीं है, इसके लिए आपको ना फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा। इससे देखो यहां पर शॉर्ट में फॉर्मूला लिख रहे हैं, C इक्वल टू एरिया एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका मतलब देखो कैपेसिटेंस और D मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है, तो आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि आपका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो तो एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, तो अगर कैपेसिटर इंक्रीज होता है तो जो एरिया है वो भी क्या होगा, प्लेट का इंक्रीज करेगा, चूंकि कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर सही जवाब है। दूसरा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन। ये हमेशा आता है, किरचॉफ का जो जंक्शन रूल होता है ना वह किसके बेस्ड में वर्क करता है, ठीक है। तो वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमेशा याद रखना कि किरचॉफ में दो रूल होता है, एक होता है आपका जंक्शन रूल जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर वर्क करता है, और एक होता है लूप रूल, लूप रूल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तीसरा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। सिंपल सा बात है, रेसिस्टिविटी मटेरियल का किस पर डिपेंड करता है, ये आपको दिमाग में रखना है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये दिमाग में रखना है तो आंसर हो जाएगा। तो हम आपको जो है ना बताते हैं कि जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है आपका सीधा टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल्स पर। तो देखो यहाँ साइड में लिखते हैं कि ये जो डिपेंड करता है ना, डिपेंड ऑन पहला नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर पर भी, किस पर करता है, टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहेंगे तो नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंड तो पहले ऊपर में रफ कर देते हैं, देखो अच्छा रहेगा इसको, देखो तो पहला डिपेंड किस पर करता है भाई, याद रखना नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर। तो अगर मान लो आया कि नॉट डिपेंड, मान लो नॉट डिपेंड किस पर करता है, तो इसको आपको याद रखना है कि किस पर नॉट डिपेंड करता है, नहीं करता है, तो सीधी सी बात है आपको लिख देते हैं लेंथ एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब ये लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है, दूसरा एरिया पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और एक और होता है शेप एंड साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है, शेप एंड साइज पर। इस टाइप का याद रखो कि रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी वह किस पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी वो डिपेंड करता है नेचर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ए मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मतलब चार्ज में चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन देखो ओनली ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि ये किस क्या प्रोड्यूस करता है। भैया मेरे एक बात बता, चार्जेस जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, वेव के टर्म्स में। तो इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपका कौन सा चैप्टर का पता है, मैग्नेटिज्म चैप्टर का है, चैप्टर 3 का है। कितना इजी है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर किसने किया था भाई, एकदम इजी। जैसे पहला ऑप्शन है आपका फ्लेमिंग, दूसरा ओरिस्टेड, तीसरा फैराडे, चौथा एम्पियर। भाई देखो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ही दिया था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट दिया था। तो आपका आंसर होगा ओरिस्टेड, ठीक है। भूल से भी फैराडे मत देना, फैराडे नहीं हो सकता है। देखो दूसरा होता है क्वेश्चन है 9 नंबर में, ए मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म एमएफ, एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड समझना, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं। इट एक्सपीरियंस मतलब अगर कोई मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है कंपास, ठीक है, उसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा गया तो वो क्या एक्सपीरियंस होता है। भैया देखो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर किसी भी नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट कर जाता है, डिफ्लेक्ट। तो जब डिफ्लेक्ट करेगा इसका मतलब टॉर्क तो होगा ही होगा ना, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए टॉर्क बट नॉट ए फोर्स, गलत आंसर है, ये गलत है। टॉर्क हो रहा है नॉट फोर्स मतलब नहीं, टॉर्क भी हो सकता है फोर्स भी होगा, दोनों ही होगा,
इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया फोर्स होगा तभी तो टॉर्क होगा, ये दिमाग में आपको रखना है। तो इसका मतलब फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 10th नंबर क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव। ये भी चैप्टर 4 का है। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी नेगेटिव किसमें होता है, पैरामैग्नेट एंड डायमैग्नेट दोनों में होता है, या फेरोमैग्नेट में होता है, या पैरामैग्नेट में, या डायमैग्नेट में। ठीक है, तो देखो कभी भी ना डाइपोल मोमेंट जो होता है 1 से कम होता है किसमें, आपका डायमैग्नेट में होता है। किसमें होता है, डायमैग्नेट में। यहां पर साइड में लिखते हैं कि डाइपोल मोमेंट लेस देन 1 किसमें, ये आपका होता है डायमैग्नेट में, हमेशा याद रखना। ठीक है, डायमैग्नेट में ही 1 से कम होता है। तो 1 से कम अगर होता है तो इसका मतलब निगेटिव आ जाएगा। तो 1 से कम किसमें होता है, डायमैग्नेट, ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैंड रूल इज अकॉर्डेंस विद। लैंड रूल भैया किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है लैंड रूल। ठीक है, ये आपको बताना है। तो लैंड रूल एनर्जी भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, ये दोनों में हम कंफ्यूज लग रहा है ना आपको। देखो लैंड रूल याद करो, सबसे पहला पॉइंट लैंड रूल में क्या आता है, फोर्स भी आता है आपका। ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, तो देखो लैंड रूल हमेशा चार्ज के बेस पर रहता है ना, लेकिन वह एनर्जी के रूप में उसका रूल देता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की होगा लैंड रूल, किसमें लागू होता है, माने क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत इजी सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, याद रखना। सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का ऐसा यूनिट हेनरी होता है, हेनरी। और आएगा एग्जाम में, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, आप लोग नोट करो पहले। देखो अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, पहला क्वेश्चन क्या है 30 नंबर का, व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन अ डीसी सर्किट। देखो डायरेक्ट करंट सर्किट में रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है कैपेसिटर्स का। ठीक है, तो याद रखना हमेशा होता है इंफिनिटी। क्या होता है, इंफिनिटी। उसके बाद 14 नंबर में क्या है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन जो करंट का होता है उसका रेशियो कितना होता है। ठीक है, तो उसका रेशियो 1 से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि स्टेप अप में वोल्टेज इंक्रीज करता है और स्टेप डाउन में वोल्टेज डिक्रीज करता है। अगर यहां पर स्टेप डाउन देता तो आपका लेस देन 1 होता, लेकिन स्टेप अप है इसलिए हम लोग मोर देन 1 में चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां हम लिख देते हैं कि अगर स्टेप डाउन होता तो उसमें क्या होता है कि जो रेशियो होगा वह लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुटेबल फॉर डिसइंफ्लेक्टिंग वाटर। डिसइंफ्लेक्टिंग वाटर का मतलब होता है कि उसको मतलब एक तरह से इन्फ्लेक्ट करने के लिए किस टाइप का रेडिएशन का यूज होता है, तो अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो कम से कम वेवलेंथ किसका होता है, आपके पास ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे। तो कम से कम जो रे होता है का जो वेवलेंथ होता है वह कितना होता है ना, वो आपको निकालना है। तो कम से कम कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे, वो होगा आपका गामा रे। क्या होगा, गामा रे, मतलब सबसे कम मिनिमम वेवलेंथ गामा रे का होता है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है। उसके बाद 70 नंबर में द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कैसा बनता है, तो याद रखना आपको कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो बनता है इमेज वह इमेजिनरी एंड इरेक्ट बनता है। इमेजिनरी एंड इरेक्ट, इसको याद रखना है ना, क्योंकि देखो वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनेगा इमेज तो इमेजिनरी दे देंगे, और इरेक्ट बनता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको वर्चुअल भी मिलेगा, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वाले वीडियो में देने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हर एक टॉपिक का वीडियो देने जा रहे हैं आने वाले टाइम में क्लास 12 के लिए।